तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। पिछली वीडियो में हमने जो है ठोस अवस्था स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने सिलेबस इसका पूरा बता दिया है, मैथ फिजिक्स जो भी हम पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। तो आज इनको हम आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। ठोस अवस्था में जो आगे चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप पहला नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए और अब नोट्स बनाते जाइए अच्छे से, ठीक है ना। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले तो एकदम बेस्ट चैनल आपके लिए डीप एनालिसिस से, इस पर आप जुड़े रहिए, आपको पूरा तैयारी करा जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। पहला पार्ट में हमने देखा था कि ठोस अवस्था यानी कि बेसिक बात था, उसमें देखा था ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, पूरा हमने देखा था। आज देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण यानी किसका, क्रिस्टलीय ठोसों का। अब बात आता है अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय का चर्चा अब आपका नहीं है, अक्रिस्टलीय की चर्चा आपका क्या है, नहीं। अक्रिस्टलीय बस उतना ही था जितना हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो 4 प्रकार के होते हैं। फिर आगे चल के जो है कि ये देखना आपका आणविक ठोस, ये भी 3 प्रकार का आगे होता है, तो वो आगे आगे तब बताएंगे, ठीक है ना। देखिए आयनिक ठोस किसे कहेंगे, इसके नाम में छुपा है आयनिक। आयनिक माने आयन, आपने पढ़ा होगा आयन, आयनिक यौगिक आपने पढ़ा होगा, आयनिक यौगिक है ना, आयनिक यौगिक आपने पढ़ा होगा। तो आयनिक यौगिक से जो ठोस बनता है उसी को आयनिक ठोस कहते हैं। तो देखिए वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। अवयवी कण का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अणु, आयन और परमाणु। ये किसका मतलब क्या होता है, अवयवी कण का मतलब यही होता है, यानी कि अणु, आयन, परमाणु, अवयवी कण। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। आयन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, या तो धनायन हो सकता है, मतलब धनायन ऋण उसमें दोनों होगा, ठीक है ना। धनायन ऋण उसमें दोनों होगा, क्योंकि आयन की बात है दोनों, बिना प्लस माइनस के आयनिक ठोस बनेगा ही नहीं बनेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। एग्जांपल में NaCl, KCl, MgCl, बहुत सारे MgO, बहुत सारे है ना। देखिए इनमें Na प्लस है, Cl माइनस है, K प्लस है, Cl माइनस है, Mg प्लस Cl माइनस है, मतलब दोनों आयन से ही मिलकर बना है, ठीक है ना। तो इनके क्या होते हैं कि आयनिक ठोस, अवयवी कण इनका क्या होता है, आयन होता है, ठीक है ना। अब मैं इनका कुछ लक्षण आपको बता देता हूँ जो कि आपको लिखना है। ये जो होते हैं आपके, इसके लक्षण है ना, इसके लक्षण लिखना आपको है। लक्षण यानी कि अब ये आयनिक ठोस के लक्षण क्या है, सबसे पहले बात कि यह जो होता है ना, यह कठोर भंगुर, लिखिए यह कठोर भंगुर होते हैं, यह कठोर भंगुर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट लिखना है इसमें आपको कि यह ऐसे लिखेगा, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आप क्या रखना, यह कठोर भंगुर होबे करेगा, क्योंकि ये क्या है, आयन से मिलकर बना होते हैं, एक प्लस से एक माइनस से, और इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है ना। देखिए भंगुर का मतलब समझता है ना, कि जो पीटने पर टूट जाए उसे भंगुर कहते हैं ना। कठोर मतलब हार्ड जानवे करते हैं। जैसे NaCl मैंने आपको बताया, तो NaCl आपको बताया था कि NaCl कैसे बनता है, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ये इसकी संरचना है, ठीक है ना, इस तरह से। हालांकि Na का साइज जो छोटा होगा, Cl बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि Na के पास जो है कम इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो Na का साइज हमेशा छोटा है, यानी कि धनायन छोटा होता है ऋणायन से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक ठोस के बारे में। और भी इनके बारे में पूछा, इनके ये पूछता है कि जो आयनिक ठोस होता है वो विद्युत का चालन होता है, मतलब कि क्या ये करंट अपने में से प्रवाहित करेगा। तो ये इसका शर्त है। इसका शर्त क्या है, लिख लीजिए कि आयनिक ठोस, लिख दीजिएगा, आयनिक ठोस अपने ठोस रूप में, लिखिए अपने ठोस रूप में, अपने ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करता है। विद्युत का चालन नहीं करता है। तो किस अवस्था में करता है, तो गलित अवस्था में। तो लिखेंगे यहाँ पर गलित अवस्था में करता है, लिख लीजिएगा आप लोग जगह का में, गलित अवस्था में करता है। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है और अपने ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि ठोस अवस्था में जो होता है ना आयनिक ठोस, इसके पास जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं जिसके पास होगा तो क्या होगा कि उनमें से विद्युत का चालन नहीं होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन या गैस आयन बोल सकते हैं, उनमें से जो है कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिस पदार्थ में, उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो ठोस अवस्था में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास इसलिए नहीं होता क्योंकि जो है इनके बीच कठोर बॉन्ड होता है।
इनके बीच क्या होता है, कठोर बॉन्ड होता है, आयन फ्री होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री होते नहीं हैं। तो इनको जब गला देते हैं, मतलब कि गलित अवस्था में इसको लाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा, विद्युत का चालन करेगा। तो पूछता है कि क्या आयनिक ठोस विद्युत का चालन ठोस अवस्था में करेगा, नहीं करेगा। किस अवस्था में करेगा, गलित अवस्था में करेगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपका क्या था, आयनिक ठोस। उदाहरण याद रख लीजिएगा, NaCl, KCl, Mg से। एग्जाम में से प्रश्न ऐसा आएगा कि NaCl किसका एग्जाम्पल है, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो आइए हम दूसरा देखते हैं, सहसंयोजक ठोस। एक बात ध्यान रखिएगा कि सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस। क्या नाम है, नेटवर्क ठोस। इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या था, आयनिक में कि अवयवी कण क्या थे, आयन थे, और सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण क्या है, परमाणु। क्या है, परमाणु। ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण क्या हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इत्यादि। ठीक है ना, देखिए इनके भी लक्षण लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इनके भी लक्षण थोड़ा आप लोग जो है लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसका बताता हूँ। ठीक है ना, इनका लक्षण लिख लेते हैं। लक्षण यानी किसके लक्षण, आपके सहसंयोजक ठोस के लक्षण। इसका लक्षण क्या होता है कि ये भी आपका कठोर भंगुर होते हैं। लिख सकते हैं, यह कठोर भंगुर होते हैं, यह कठोर भंगुर होते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान, जितना ये कठोर होता है उतना ज़्यादा ये भी कठोर होता है। ठीक है ना, पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट लिखना है, जब ये कठोर भंगुर होगा तो क्या है, कठोर भंगुर कब होता है, जब उसके बॉन्ड मजबूत हो। तभी हमने पहले कक्षा में आपको बताया था कि कठोर, कोई भी पदार्थ कठोर है तो उसके बीच बॉन्ड मजबूत हो, तभी वो क्या कठोर है, उनके बीच रिक्त स्थान जो वो कम है, तो इसलिए वो क्या है, कठोर है। तो कठोर है तो क्या होगा, गलनांक क्वथनांक भी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका भी क्या होता है, इनके गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है ना, फिर एक पॉइंट लिखिएगा कि सुचालक का बात करें तो आयनिक ठोस जो है, ठोस रूप में तो विद्युत सुचालक नहीं होगा, लेकिन गलित अवस्था में होता है। ये जो होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है, अर्थात विद्युत का चालन नहीं करता है, अर्थात विद्युत का चालन नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या है, एक अपवाद है, इसमें लिख लीजिए अपवाद। अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट। अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है ना, अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आयनिक ठोस तो क्या था, ये तो विद्युत का चालन करता था, लेकिन इसमें कंडीशन क्या था कि ये ठोस रूप में नहीं करेगा, गलित अवस्था में करेगा। लेकिन इसमें क्या है, सहसंयोजक ठोस में, इसको नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो इसमें एक अपवाद आ जाता है, ग्रेफाइट। क्या आता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये अपवाद है, ग्रेफाइट में करंट बहता है। आपने सुना होगा कि ग्रेफाइट एक तरह से अधातु भी होता है और वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है। तो ये अपवाद है। तो ग्रेफाइट ये एग्जाम्पल इसका अपवाद है। देखिए अपवाद इसलिए है क्योंकि ग्रेफाइट के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अभी मैंने आपको बोला जिससे भी करंट का चालन हो रहा है तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं है, बिना मुक्त इलेक्ट्रॉन करंट चालन नहीं होगा। तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। देखिए ग्रेफाइट जो है वो कार्बन से बनता है। किसका अप्रूफ है, कार्बन का अप्रूफ आपको पता है। तो कार्बन से बनता है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड जिसका बना हुआ है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, पूरा बॉन्ड बना हुआ है। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाता है। जैसे ये देखिए, ये पूरा ग्रेफाइट का संरचना है, ये जो हमने बनाया है ये ग्रेफाइट का संरचना है। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है ना वो परतीय संरचना होता है। कैसा होता है, परत एकदम चिकनादार। जो पेंसिल आप लिखते होंगे रेट से, उसको छीलते हैं, उसका नोक जो होता है वो ग्रेफाइट कितना एकदम चिकना होता है ना, एकदम पूरा इसी करके पूरा चिकना होता है। तो परतदार वो होता है कौन, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की संरचना ये है, देखिए इस तरह से ग्रेफाइट संरचना होता है। ये ग्रेफाइट ये पर देखिए, ये दोनों के बीच एक तरह से परत का निर्माण हो रहा है, ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, परत का निर्माण। तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, परतीय होती है, नर्म होती है, चिकनादार होता है। ठीक है ना। तो देखिएगा मान चलिए यहाँ पर ये कार्बन है, ये जहाँ जहाँ भी दिख रहा है ना आपको वहाँ कार्बन है, जहाँ जहाँ भी दिख रहा है वहाँ क्या है, कार्बन। ग्रेफाइट संरचना ऐसी होती है। तो इस कार्बन देखिए कितना बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तीनों बॉन्ड बनाए, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना। तो कार्बन का यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है, फ्री होता है। इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण क्या होता है कि इसमें ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को, इसको देखिए, इसको देखिए, ये भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ठीक है ना। किसी को देखो, इसको देखिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तीनों बॉन्ड बना, मतलब कार्बन जो ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड बच जाता है, उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उसी कारण क्या होता है, करंट का चालन होता है। तो ये आपका इसमें अपवाद होता है, ठीक है ना। अब जो आपको पॉइंट ध्यान रख लेना है वो ये है, ये पॉइंट पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
पूछता है कि ग्रेफाइट में ये देखिए ये परत पहला परत दूसरा परत, तो इन दोनों परतों के बीच लंबाई कितनी होती है ये पूछ लेता है। तो ध्यान रखना कितना होता है 340 पिकोमीटर होता है। कितना होता है यानी कि एक परत दोनों परतों के कार्बनों के बीच की दूरी कितनी होती है 340 पिकोमीटर, ठीक है ना। और पूर्ण ध्यान रखिएगा, तो यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन, तो इन दोनों कार्बनों के बीच कितनी दूरी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा 141.5 पिकोमीटर होती है। तो ये दोनों आपको जो है ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आपका ही पूछ लेता है कि ग्रेफाइट में परतों के बीच कितनी दूरी होती है 340 पिकोमीटर, और एक परत में कार्बन के बीच कितनी दूरी होती है 141.5 पिकोमीटर। देखिए पी का मतलब यहाँ समझ रहे हैं, पी का मतलब तो 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो इतना ही रखने देते हैं क्लास, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जरूर बोलिएगा, ठीक है ना। फिर हम आपको कमेंट में उसका आंसर देने का जवाब करेंगे, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आगे आपको क्लास मिलेगा। धन्यवाद।